हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था जो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत पर जो विदेशी आक्रमण होते हैं और फिर वो साम्राज्य स्थापित होते भारत में जिस सत्ता का उदय होता है, हमने उनको डिस्कस किया था जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है गुप्त साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य था उसको हमने पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के तौर पर उभर कर आया था। भारत में अगर शक्तिशाली सबसे पहले जो जिस सत्ता की स्थापना हुई थी, जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो था मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है, छोटे छोटे साम्राज्यों में बट जाता है। जो भारत होता है वो शक्तिशाली साम्राज्य का उदय किसी साम्राज्य का नहीं उदय होता है। जो भारतीय सत्ता है वो छोटे छोटे भागों में बट जाती है। तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद अगर हम किसी शक्तिशाली साम्राज्य को हम देखेंगे जिसका उदय होता है, तो वो था हमारा गुप्त साम्राज्य। हालांकि ये मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, लेकिन एक जो साम्राज्य जो छोटे छोटे भागों में जो सत्ता बटी हुई थी उसको उसके विकेंद्रीकरण का काल था। हम उसको एक तरह से ये मानेंगे, उसको इकट्ठा करके एक तरह से एक साम्राज्य स्थापित किया था गुप्त साम्राज्य ने। मौर्य साम्राज्य जितना तो विशाल नहीं था, लेकिन एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो कि था गुप्त साम्राज्य। यह मौर्य साम्राज्य के बाद जो है, इनके टाइम पीरियड लगभग आप ये मानो 300 वर्षों के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हमें देखने को मिलती है। तो आज हम करेंगे अपना गुप्त साम्राज्य। तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य कि मौर्य साम्राज्य के बाद जिस सत्ता का भारत में उदय होता है, एक शक्तिशाली सत्ता का या विकेंद्रीकरण का हम जिसको काल मानेंगे, तो वो होता है गुप्त साम्राज्य के द्वारा विकेंद्रीकरण के काल को स्थापित किया गया था। विकेंद्रीकरण को इकट्ठा किया गया था, स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया था गुप्त साम्राज्य ने। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था, इसको हम स्वर्ण युग के नाम से भी बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि गुप्तों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे, ये सभी को पता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी इस काल में क्या हुआ था, कला और संस्कृति का हमें सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है गुप्त साम्राज्य में। इसलिए इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है। क्या इसको ये बोलना सही है या नहीं, ये हम जब इसकी जो कला है, प्रशासन है, संस्कृति है, तब उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि गुप्त साम्राज्य को क्या स्वर्ण युग कहना सही है या नहीं। आज का टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य, और इसके में कौन कौन से जो शासक हुए हैं, संस्थापक हुए हैं, किन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है, आज हम उन शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था गुप्त साम्राज्य का इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट होता है सोर्सेज, यानी जो शासक हुए हैं, जो संस्थापक हुए हैं, उनके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें कहाँ से पढ़ते हैं कि गुप्त साम्राज्य हुआ था। तो सोर्सेज के द्वारा। तो सोर्सेज में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है साहित्य। जो साहित्यिक सोर्सेज हैं उनमें उनके द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता लगता है। साहित्य में कौन कौन से हैं? देवी चंद्रगुप्तम है, मुद्रा राक्षस है, और कामसूत्र। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? वात्स्यायन के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ये तो सभी को पता होगा। तो इनके द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर लेख के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे, उनमें है कौन सा लेख है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उसके द्वारा लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति लेख। उसमें उसने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, उसको मतलब जो प्रशंसा के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मतलब उसकी प्रशंसा की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में हमें जो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक हुए हैं, हरिसेन ने उनका उल्लेख किया है। उनके जो संस्थापक है, उसके बाद कौन शासक बना, तो हरिसेन ने उसका उल्लेख किया है प्रयाग प्रशस्ति से। इसी से हमें गुप्त साम्राज्य के संस्थापकों के बारे में और उसके बाद के जो शासक हुए हैं उनके बारे में पता चलता है। फिर आता है एरन अभिलेख। ये है भानुगुप्त के द्वारा। गुप्त साम्राज्य के बाद के शासकों में आते हैं भानुगुप्त। इसका यह अभिलेख मिला है 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है। इसमें हमें क्या पता लगता है, इसमें हमें जो सती प्रथा थी उसका एक तरह से फर्स्ट जो अभिलेखीय जो साक्ष्य मिलता है वो हमें एरन अभिलेख से मिलता है। यानी किसी स्त्री के सती होने का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाण जो मिलता है वो एरन अभिलेख से हमें मिलता है। इसके द्वारा जो मोहरों एवं ताम्रपत्रों पर जो लेख लिखे गए हैं उसके द्वारा भी हमें गुप्त साम्राज्य के
के बारे में देखने को मिलता है। फिर आती है नेक्स्ट है मुद्रा सिक्के, यानी इस काल में जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं, उनके सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए गुप्तों के द्वारा, और भी सिक्के चलाए गए हैं, चांदी के भी चलाए गए हैं। तो उन सभी सिक्कों के द्वारा भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट है भाषा विवरण में कौन से थे, जो विदेशी जो यात्री आते थे उस टाइम पे भारत में आते थे, भारत में आकर रहते थे, भारत की यात्रा करते थे, और फिर उन्हें अपनी यात्रा वृत्तांत का अपनी पुस्तक जो लिखते थे उसमें वर्णन करते थे। तो कौन सा यात्री आए थे, कौन से ये दो चीनी यात्री आते हैं, फायान आता है और फिर ह्वेनसांग आता है। जो फायान आता है यह तो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, ये बात हमें याद रखनी है, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है फायान भारत, और ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के काल में। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, है से ह्वेनसांग और है से हर्षवर्धन, तो ऐसे याद कर लेना है। और फायान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर और इनके यात्रा वृत्तांत जो होते हैं, यात्रा विवरण होते हैं, दिए हैं इन्होंने, यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तक में इन्होंने दिए हैं, उनके बारे में हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है। तो ये थे हमारे पास सोर्सेज जिनके द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलता है, साहित्य के स्रोतों के द्वारा, और फिर लेखकों के द्वारा, और मुद्राएं हैं इस काल की जो, और जो भाषा विवरण है इनके द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इस गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक। देखो गुप्त साम्राज्य को जो प्रथम अगर संस्थापक की बात की जाए तो वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये बात हमें याद रखनी है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्रीगुप्त के द्वारा। इसका शासनकाल क्या था, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, ये था इसका टाइम पीरियड। इसका संस्थापक ये जो श्रीगुप्त है, इसका स्टार्टिंग में नाम गुप्त ही था, लेकिन ये जो श्री की इसने उपाधि ली थी, ये ली थी राजा बनने के बाद। जब ये राजा बनता है तो उसके बाद इसने श्री की उपाधि ली थी, और इसके बाद इसका नाम हो जाता है श्रीगुप्त। फिर श्रीगुप्त के द्वारा ओनली एक तरह से ये मानो कि गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी, लेकिन इसको इसके विस्तार के लिए, इसको सुदृढ़ सुव्यवस्थित करने के लिए इसने कोई ठोस कार्य नहीं किए थे, कोई अच्छा मतलब का इसको साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने कोई कार्य नहीं किए थे। इसने ओनली गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, इसने स्थापना की थी, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो इसके बारे में हमें इतना याद रखना है, ये इसका टाइम पीरियड है, और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इसे जानते हैं। इसका स्टार्टिंग में नाम गुप्त ही था, लेकिन राजा बनने के बाद इसके द्वारा श्री की उपाधि ली गई थी। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, उसमें हमें इसके बारे में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट होता है इसका पुत्र घटोत्कच, यह शासक बनता है, यह बनता है घटोत्कच। इसका टाइम पीरियड होता है 280 से 319 ईस्वी तक, 280 से 319 ईस्वी तक। इसके द्वारा भी कोई अच्छा या बड़ा कार्य नहीं किया जाता है साम्राज्य विस्तार के लिए। इसके बारे में हमें एक बात याद रखनी है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इस गुप्त के द्वारा श्री की उपाधि ली गई, और घटोत्कच के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की। इसने शासक बनने के बाद महाराज की उपाधि धारण की। इन दोनों के ही बारे में हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्रयाग प्रशस्ति लेख में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें इन दोनों के बारे में हमें सिर्फ ये 1 या 2 पॉइंट ही याद करने हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा बड़ी बातें हमें याद नहीं करनी है, ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसका टाइम पीरियड है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक होता है इसका टाइम पीरियड। ये जो संस्थापक हुए हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनका शासन तो लंबा रहा, इनका टाइम पीरियड तो लंबा रहा, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन गुप्त साम्राज्य के अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो होगा श्रीगुप्त, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की, देखो पजल नहीं हो रहा, दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के बारे में बताइए या कौन था वास्तविक संस्थापक, तो वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के द्वारा गुप्त साम्राज्य को विस्तार किया गया था, उसका फैलाव किया गया था, उसको बढ़ाया गया था, उसको सुव्यवस्थित किया गया था गुप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो ये हमें बात याद रखनी है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बनता है तो उसके द्वारा एक संवत चलाया गया था, शक संवत चलाया था कनिष्क के द्वारा, शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में।
और गुप्त संवत चलाया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में। इन दोनों के टाइम पीरियड में 241 वर्ष का हमें अंतर देखने को मिलता है। 241 वर्ष। देखो, गुप्त संवत चलाया गया 319 में और शक संवत चलाया गया था 78 में। तो इनको इनसे माइनस करेंगे तो 241 वर्ष इनका टाइम पे अंतर होता है, इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है 241 वर्ष का। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के राजा बनने के बाद यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि लेता है? महाराज की उपाधि लेता है घटोत्कच, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। और चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य विस्तार के लिए, उसको चारों दिशाओं में फैलाने के लिए उसने उसके एक और नई नीति अपनाता है। कौन सी नीति? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। जो हमने जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था तो सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य को फैलाने का कार्य बिंबिसार के द्वारा किया गया था। उसने भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य को विस्तार दिया था। फिर यही कार्य कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके द्वारा भी क्या किया जाता है? वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य को बढ़ाया जाता है। यह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। चंद्रगुप्त प्रथम होता है, यह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है, और इन्हीं का पुत्र होता है समुद्रगुप्त, जो कि अगला शासक बनता है समुद्रगुप्त। अब नेक्स्ट होता है समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है। यह शासक बनता है। इसका टाइम पीरियड होता है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को हम एक तरह से आप ये लगा लो, हम ये मानेंगे कि गुप्त साम्राज्य को जो प्रतापी या पराक्रमी या वीर शासक अगर हम बोलेंगे गुप्त साम्राज्य का, तो वो होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही हम गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर हम इसको मानते हैं, और इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह किसने कहा है? ये बात हमें याद रखनी है। विंसेंट स्मिथ ने इसे, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त की जो विजयों का उल्लेख है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है उसमें हमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यवर्त, उत्तर भारत में जो आर्यवर्त क्षेत्र था उसके 9 राजाओं को पराजित किया गया था। आर्यवर्त के तो 9 राजाओं को एवं दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया गया था। इसका उल्लेख हमें हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। फिर यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, यह सबसे पहले अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था और यह कहाँ था? कौशाम्बी में था। लेकिन बाद में अकबर का टाइम पीरियड होता है, अकबर का शासन आता है, मिडिवल टाइम में हम देखेंगे तो अकबर के द्वारा इसे प्रयाग में लाया गया, यानी इलाहाबाद में लाया गया, और फिर इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला। तो ये बात हमें याद रखनी है। अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था और यह पहले कहाँ था? कौशाम्बी में, लेकिन बाद में अकबर के द्वारा इसे प्रयाग में स्थापित किया गया। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने ऐसा कहा है, भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था। उत्तर भारत के क्षेत्र के जो आर्यव्रत क्षेत्र हैं उसके दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इनका पुत्र शासन बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका टाइम पीरियड होता है 375 से 415 ईस्वी। 375 से 415 ईस्वी। तो ये बात हमें, इनका टाइम को हमें याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले, इनके बारे में अगर बात की जाए फर्स्ट पॉइंट की, तो वो वही आएगा कि इन्होंने शकों को पराजित किया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं, तो उनमें हमने किया था, शक भी एक जनजाति होती थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। यह एक जनजाति थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों को पराजित किया गया था। तो उस टाइम पे गुप्त साम्राज्य भी स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे फिर क्या था, जो गुप्तों के लिए शक एक तरह से खतरा बनते जा रहे थे, उनके साम्राज्य विस्तार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ था, जो शकों को पराजित किया था वो क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये हमें बात याद रखनी है कि शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके बाद इन्होंने राजा बनने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि विक्रमादित्य किस गुप्त शासक को बोला जाता है? विक्रमादित्य भी बोल देंगे, तो यह चंद्रगुप्त प्रथम नहीं आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। मतलब गुप्त साम्राज्य में हमें 1-2 पॉइंट पजल करने वाले मिलते हैं, लेकिन हमें याद रखने हैं। विक्रमादित्य की जो उपाधि ली जाती है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ली जाती है, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम की। और यह विक्रमादित्य की उपाधि लेता है और इसके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए, सोने के सिक्के
चलाया गया। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, इस विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली और फिर चांदी के सिक्के चलाए। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न यानी एक तरह से कला प्रेमी लगा लो, जो अलग अलग कलाओं में परिपूर्ण थे, विशिष्ट थे, वो रहते थे। तो इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें जो कालिदास है वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, फिर धन्वंतरी भी हैं। तो और ऐसे करके 9 रत्न रहते थे, 9 शासक वो रहते थे कला प्रेमी, और उन्हीं को बोला जाता था 9 रत्न, उन्हीं को 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। तो 9 रत्न किनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर चीनी यात्री, हमने पीछे पॉइंट पढ़ा कि चीनी यात्री फायान भारत आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। यह बौद्ध चीनी यात्री होता है। हालांकि ये जो गुप्त शासक थे यह वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करते थे, इन्होंने अलग अलग धर्मों के लिए भी कार्य किया। और चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, वो ये है कि जो महरौली लोह स्तंभ है जो दिल्ली में है, सभी को पता होगा, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, यह अब कहाँ है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में यह स्थित है। महरौली में लोह स्तंभ इसमें स्थित है। तो इसमें स्तंभ में चंद्र नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो चंद्र नाम का जो जिक्र किया गया है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही किया गया है। तो महरौली के लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जिक्र किया गया है। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट शासक बनता है कुमारगुप्त। फिर नेक्स्ट शासक होता है कुमारगुप्त। इसका टाइम पीरियड होता है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त के बारे में जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है वो होती है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्धों का एक तरह से शिक्षा का केंद्र था, प्रमुख रूप से बौद्धों के लिए शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कुमारगुप्त के टाइम पे की गई थी। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये वैष्णव धर्म को तो मानते थे, लेकिन इन्होंने इस बात से हमें पता लगता है कि इन्होंने अलग अलग धर्मों को भी प्रोत्साहित किया था, इन्होंने बौद्धों के लिए भी कार्य किए थे। फिर होते हैं जो कुमारगुप्त के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ। देखो उस टाइम पे आक्रमण होते थे, साइड में जो हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था उसी से विदेशी आक्रमणकारी भी भारत आते थे, और भारत की उसी सीमा पर आक्रमण होते थे, विदेशी आक्रमण होते थे। और उन आक्रमणकारियों में से एक हुण जाति भी थी। हुण भी एक विदेशी जनजाति थी जो भारत पर समय समय पर आक्रमण करती रहती थी। तो हुणों का जब प्रथम आक्रमण किसके काल में होता है, तो वो होता है कुमारगुप्त के टाइम पे। तो ये हमें बात याद रखनी है। और उन्हें पराजित करने के लिए कुमारगुप्त अपने पुत्र को भेजता है, स्कंदगुप्त को भेजता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि उन्हों का जब आक्रमण किसके टाइम पे होता है, कुमारगुप्त के टाइम पे होता है। और उनको पराजित करने के लिए कुमारगुप्त या किसको भेजता है, तो वह अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजता है। तो ये दो बातें हमें कुमारगुप्त के बारे में याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट शासक होता है स्कंदगुप्त। इसका टाइम पीरियड होता है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। तो यही इसका टाइम पीरियड होता है। इसके बारे में भी फर्स्ट पॉइंट यही आएगा कि हुणों को पराजित किया। अभी पीछे पॉइंट में क्या कि जो कुमारगुप्त होता है वह अपने पुत्र को भेजता है हुणों के पराजित करने के लिए, स्कंदगुप्त को। तो इसने क्या किया, हुणों को पराजित किया। फिर सेकंड पॉइंट जो याद करना है वो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। देखो सुदर्शन झील का जिक्र बहुत बार आ चुका है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिर जो फर्स्ट रेनोवेशन जो था, इसका जीर्णोद्धार किया गया था, वो किया गया था रुद्रदामन के द्वारा जो शासक था। और जो सेकंड रेनोवेशन जो किया जाता है वो किया जाता है स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया जाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, जो गुप्त शासक होते हैं वो कमजोर गुप्त शासक हमें देखने को मिलते हैं। वो हमें इतने वीर पराक्रमी शासक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और धीरे धीरे चलते चलते एक तरह से एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि फिर गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो शासक आएंगे वो कमजोर शासक होते हैं। उनके बारे में कोई हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, वो साम्राज्य विस्तार के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो एक तरह से गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगता है। फिर और हमें जो गुप्त शासक जो देखने को मिलते हैं, अंतिम शासक जो हम देखेंगे, एक और शासक हमें देखेंगे हम अंतिम शासक से पहले, भानुगुप्त।
जिसके बारे में हमें क्या बात है, एक पॉइंट हमें याद रखना है भानुगुप्त के बारे में। 510 ईस्वी में इसका हमें एरन अभिलेख मिला है, उसमें हमें सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। अभिलेख साक्ष्य के तौर पर अगर सती होने का प्रमाण हमें मिलता है तो वो जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है 510 ईस्वी में यह हुआ था, मिला था, तो इसमें हमें सती होने का प्रमाण मिलता है। तो भानुगुप्त के बारे में हमें एक यही पॉइंट याद रखना है। फिर गुप्त काल के अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो वो होता है विष्णुगुप्त। देखो ये है बात का हमें याद रखनी है कि किसी भी साम्राज्य या राजवंश के बारे में एक तो उसके संस्थापक और उसके अंतिम शासक, ये 2 पॉइंट तो हमें याद रखने ही रखने होते हैं। अगर अंतिम शासक इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी उसका नाम तो हमें याद रखना ही होता है, क्योंकि संस्थापक और अंतिम शासक को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो गुप्त काल का जो अंतिम शासक होता है वह था विष्णुगुप्त, और गुप्त काल का संस्थापक कौन था, वह था श्रीगुप्त। तो अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त, जिसका टाइम पीरियड होता है 550 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था हमने डिस्कस किया गुप्त साम्राज्य को। इसमें गुप्त साम्राज्य के जो सोर्सेज थे हमें कहाँ से पता चलता है, साहित्यिक सोर्सेज के द्वारा हमें पता चलता है, फिर जो लेख लिखे गए हैं उनके द्वारा पता चलता है, और मुद्राओं के द्वारा, सिक्कों के द्वारा हमें पता चलता है। एक बात सॉरी ये रह गई पीछे, जो समुद्रगुप्त की बात की जाए, सिक्कों की बात आई है, तब जो समुद्रगुप्त है वह वीर पराक्रमी शक्तिशाली योद्धा तो था ही, उसके साथ साथ वह साहित्य कला प्रेमी भी था। क्योंकि जो सिक्के जारी किए गए हैं गुप्त काल के, उसमें क्या किया गया है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगर वो वीणा बजा रहा है तो इससे हमें, उससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि जो समुद्रगुप्त था वह कला प्रेमी था। तो समुद्रगुप्त एक तरह से वीर पराक्रमी तो था ही, उसके साथ साथ साहित्य एवं कला प्रेमी भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बात थी समुद्रगुप्त के बारे में। और अगर बात की जाए पूरे गुप्त शासकों के बारे में तो इनकी जाति के विषय में मतभेद देखने को मिलते हैं इतिहासकारों में कि यह किस जाति के थे। बहुत से इतिहासकार तो इन्हें वैश्य जाति का बताते हैं और बहुत से इतिहासकार इन्हें शूद्र जाति का बताते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मत हमें सामने आते हैं वो वैश्य जाति को लेकर आते हैं, कि यह माना जाता है कि जो गुप्त शासक थे वो वैश्य जाति के थे। आरंभ में ये जो गुप्त शासक थे, ये जो कुषाण जाति आई थी, इनके सामंत हुआ करते थे। ये जो गुप्त शासक थे ये कुषाणों के सामंत थे, लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे सत्ता को स्थापित कर लिया और ये इन्हें वैश्य जाति का बताते हैं। तो ये बात हमें गुप्तों के बारे में याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य, इनके सोर्सेज और इनके शासकों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन है, कला है, साहित्य है, हम उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक एक पॉइंट अलग अलग शासक हमने किए हैं, पढ़े हैं अभी, तो वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू, बाय।